हाँ जी बच्चों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने करा था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज शीट। एक हम लोगों ने इनफाइनाइट लेंथ की एक चार्ज शीट ली थी जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम लोगों ने मानी थी, और इसके कारण जो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो हमने एक नए तरीके से करी थी, जो कि फ्लक्स की हेल्प से की थी। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने इसकी फील्ड निकाल ली थी। ठीक है, जब हम लोगों ने बात करी थी थिक शीट की, तब जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। ये हम लोग कर चुके हैं। जिस बच्चे ने ये नहीं किया तो वो पीछे वाली वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन में या यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास दो शीट्स हो, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है काम, दो शीट वाला, क्योंकि इसकी हेल्प से हम जो हमारा थर्ड पार्ट कैपेसिटर आएगा उसके अंदर भी हम लोग इसका यूज करेंगे। देखो बेटा, अगर हमारे पास दो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट हो और उनको हम लोग किसी स्मॉल डिस्टेंस डी पर एक दूसरे से सेपरेट करके रखें, एक की हम लोग चार्ज डेंसिटी मान लेंगे सिग्मा 1 और दूसरे की चार्ज डेंसिटी मान लेंगे सिग्मा 2, और दोनों के ऊपर चार्ज मान लेंगे सेम। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है सिग्मा 1। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी डेंसिटी है सिग्मा 2। अब हमें इनके कारण फील्ड निकालनी, तो हम इसके तीन रीजन बना लेते हैं बेटा। रीजन नंबर फर्स्ट, यहां बीच वाले रीजन को बोल देते हैं रीजन नंबर 2, और जो उस तरफ का बचेगा वो बोल देंगे रीजन नंबर 3। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन होती है बाहर की तरफ, इस तरफ भी होगी ये तो, और ये तो चलती रहेगी जहां तक इसकी फील्ड इंटेंसिटी है। इसी तरह से सेकंड शीट के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी चलती रहेगी जहां तक इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1। लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट्स। ठीक है, या पैरेलल चार्ज शीट लिखते हैं, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल लिखी हुई है तो पैरेलल लिख लेते हैं, पैरेलल चार्ज शीट्स। अब रीजन फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमें दिख रही है कि E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा नेट क्या आएगा इन दोनों का सम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन फर्स्ट। ई फर्स्ट क्या आएगा, E1 प्लस E2, और हमें ई की वैल्यू पता है शीट के कारण सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की भी पता है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की जगह सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, सिग्मा की जगह सिग्मा 2 है तो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। जो कॉमन है बेटा उसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच गया जी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं रीजन 3 की।
1 के लिए निकाल लिया, अब 3 के लिए निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन थर्ड। बेटा सिंपल सी बात है, यहां भी ये दोनों जुड़ेगी, एक ही डायरेक्शन में है, जुड़ के कोई ई थर्ड आएगा। क्या वो ई थर्ड ई फर्स्ट के अपोजिट नहीं है? ई फर्स्ट की डायरेक्शन इस तरफ, ई थर्ड की डायरेक्शन उस तरफ, तो क्या मैं सीधा से लिख दूं ई थर्ड इज नेगेटिव ऑफ ई वन? लिख सकते हैं। ई वन क्या आया है? ई वन प्लस ई टू। ई थ्री क्या आएगा? ई वन प्लस ई टू। उसकी डायरेक्शन उस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो मैं सीधा लिख देता हूं कि जो ई थर्ड आएगा वो अपोजिट आएगा ई वन के। मतलब कि ई वन था क्या? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं रीजन टू में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन सेकंड। तो ई सेकंड क्या आएगा? देखो ध्यान से, हमने इस तरफ वाले को पॉजिटिव मान रखा ना, वैसे आप किसी को ही मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा, उधर वाले को नेगेटिव मानना था 1 के। ठीक है, तो इधर वाला है ई टू, ई टू को तो ले लो पॉजिटिव, और नेगेटिव किसको ले लो? ई वन प्लस नेगेटिव ऑफ ई टू, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल अपोजिट। देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, मैंने ई वन को मान लिया नेगेटिव, ई टू को मान लिया पॉजिटिव। बाकी आप किसी को भी मान सकते हो, उसको नेगेटिव मान लो, उसको पॉजिटिव मान लो, वो तो आंसर आने पर, गलत मान लोगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, किसी को ही मान सकते हो, बट हम लोगों ने यहाँ एक मान लिया था कि इसको शुरुआत में ही हम लोगों ने इसको प्लस लेके चले हैं, इसका अपोजिट इसको मानना था, मतलब उधर वाले को अपोजिट लेके चल रहे हैं। तो इवन उस तरफ जा रहा है तो मैंने इसको नेगेटिव मान लिया, ई टू इधर आ रहा तो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया। बाकी आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा ई टू माइनस ई वन, ई टू आएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉमन ले लोगे तो 1/2 एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 आ जाएगा। ठीक है, रीजन फर्स्ट, रीजन थर्ड और रीजन सेकंड के अंदर हम लोगों ने फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आगे करता हूं। मैं यहां लिख देता हूं, जो E1 हमारे पास आई थी वो आई थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। E2 जो हमारे पास आई है वो आई है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, जो भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। E3 हमारे पास आई माइनस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये 3 रिजल्ट आए हमारे पास। अब हम लोग लेते हैं, शीट्स तो है पर दोनों पे अपोजिट चार्ज है। इस पे चार्ज है नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा होगी, डेंसिटी बराबर है पर अपोजिट। ठीक है, तो बेटा रीजन फर्स्ट के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला हुआ है, उसकी अलग से हम लोग रीजन फर्स्ट के अंदर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन फर्स्ट, इवन आना क्या चाहिए? 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा,
जीरो, मतलब बाहर की तरफ फील्ड नहीं होगी। इवन जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन थर्ड, थर्ड क्या होती है, माइनस ऑफ वन, माइनस ऑफ जीरो, जीरो, मतलब उस तरफ भी फील्ड नहीं है। अगर शीट अपोजिट चार्ज डेंसिटी वाली है या अपोजिट चार्ज को कैरी करती है। बीच में देखते हैं क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन सेकंड। सेकंड का रिजल्ट क्या है हमारे पास, सेकंड का रिजल्ट है हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टू। सिग्मा टू क्या है, माइनस सिग्मा। सिग्मा वन क्या है, सिग्मा टू क्या है, माइनस सिग्मा। सिग्मा वन क्या है, बीच में माइनस है, सिग्मा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास -2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। बीच में कितनी आ गई, माइनस सिग्मा/एप्सिलॉन। ये माइनस सिर्फ बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। आंसर हमारे पास कितना है, सिग्मा/एप्सिलॉन। मैग्नीट्यूड कितना आता है, बीच में सिग्मा/एप्सिलॉन। ठीक है, तो मतलब शीट्स के कारण फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन के अंदर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो, और बीच में कितनी होगी, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, कितना होगा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल चार्ज शीट। अच्छे से कर लेना इसको, क्योंकि इस रिजल्ट का हम लोग आगे यूज करेंगे। इसी के साथ हमारी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जो थी चारों हमने कर ली। लीनियर, एक इन्फिनिट लेंथ के कारण, स्फीरिकल शेल के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण और शीट के कारण। ठीक है, आज हम लोग करेंगे टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इन 3 डायमेंशन। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग को फाइंड आउट करने हैं, एक्स में, वाई में और जेड में, फिर उनका रिजल्टेंट के फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा 3 डायमेंशन में समझना। ठीक है, ये होगी हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हमारे पास होगी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऐसे है, हमने उसको ऐसे बनाया ऐसे, क्योंकि हम लोग प्लेन पर तीसरी डायमेंशन नहीं बना सकते, 2 ही डायमेंशन बना सकते हैं। मैं यहां एक बॉक्स मान लेता हूं। ठीक है, ये मैंने मान लिया। और कोई ई वेक्टर मैं मान लेता हूं, ये है। ठीक है, ये आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर उसमें किया हुआ है +1 में। ठीक है, अब ई के फॉर्म में और लिखना है इसको। ठीक है जी, अब हमको दिखाई दे रहा है कि एक्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो एक्स की डायरेक्शन में हम लोग एरो लगा देंगे। वाई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो वाई की डायरेक्शन वालों में एरो लगा देंगे। सब में लगाने की जरूरत है, जिसको यूज करूंगा उसमें लगा दिया, आप सब में लगा सकते हो, इधर लगा दो। जेड की डायरेक्शन में एरो लगा देते हैं। ठीक है, नाम और दे देते हैं, ए, बी, सी और डी, ओ, पी, क्यू, आर। आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूं ओ पी बी, और रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में आएगा, वो मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी बी, ओपी वेक्टर प्लस
पीबी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ओबी वेक्टर, किसके कारण? ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, एक के पीछे एक, एक का हेड दूसरे के टेल से मिल रहा हो, तो थर्ड वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वो उन दोनों का सम होगा। ये बात हम लोग को पता है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर चलते हैं ट्रायंगल ओ ओ बी सी में। ऑर्डर के हिसाब से लेना ट्रायंगल भी, मैं ओ सी बी भी ले सकता था बट वहां ऑर्डर नहीं लगा मुझे, ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, ट्रायंगल सा लगा दो, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर, किसके हिसाब से? ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, बट ओ बी वेक्टर तो हमारे पास देखो ये रहा, पुट कर देते हैं, इसको नाम 2 दे देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ओपी वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, इसकी जगह तो ये आ गया, बीसी पड़ा है, ओसी पड़ा है। ठीक है, फिर ध्यान दो बेटा, ओपी वेक्टर ई का एक्स में कंपोनेंट है, ई का एक्स में कंपोनेंट क्या है? ए एक्स, ई एक्स, ई एक्स लिखना इसको, ई एक्स। ठीक है, पीबी, पीबी, क्या पीबी ओ ए के बराबर नहीं है? बराबर आएगा। क्या ये जेड में ई का कंपोनेंट नहीं है? ई जेड हो गया। बचा है बीसी, क्या बीसी और एडी बराबर नहीं है? क्या एडी ओ आर के बराबर नहीं है? मतलब बीसी ओ आर के बराबर है, और ओ आर हमारे पास क्या है? ई का वाई में कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ओपी वेक्टर है वो ए एक्स वेक्टर को डिनोट करता है, जो पीबी वेक्टर है, पीबी वेक्टर है वो ओ ए वेक्टर के बराबर होने के कारण ई जेड को डिनोट कर रहा है, और जो हमारे पास बी सी वेक्टर है वो ए डी वेक्टर के बराबर होने के कारण ओ आर वेक्टर के बराबर है, और वो हमारे पास ए वाई वेक्टर है। तो ओसी क्या है? ओसी तो हमने मान रखा है ई वेक्टर, ओसी को हमने क्या लिया हुआ है? ई वेक्टर। ओसी वेक्टर तो हमारे पास ई वेक्टर ऑलरेडी है। सारी चीजों का यूज कर लेंगे किसके अंदर? किसका? यूजिंग 3 इन 4, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? ई वेक्टर इक्वल, ई वेक्टर इक्वल ए एक्स वेक्टर, पहले मैं ए वाई वेक्टर लिख देता हूं, ए वाई वेक्टर, ए लिख दिया, क्या ई लिखो बेटा, ई, ई एक्स, ई जेड और ई वाई। ठीक है, ई एक्स, एक मिनट रुको बेटा,
दोबारा लिखना पड़ेगा इसको। देखो यहां देखो, जो ओपी है हमारे पास, ओपी, ओपी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें एक्स में, तो वेक्टर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके एक यूनिट यूनिट वेक्टर के साथ, जो क्या आएगा एक्स में आई कैप। तो जो ओपी वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो वो ई एक्स आई लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट करो। इसी तरह से जो पीबी वेक्टर है, ये जो पीबी है ये तो लाइन, लाइन एओ के बराबर है, वो ई जेड के बराबर है, पर वेक्टर में लिखने के लिए वो जेड डायरेक्शन के लिए एक को हम लोग बोलते हैं के वेक्टर, तो ई जेड को क्या बोलेंगे, ई जेड के। तो पीबी जो हमारे पास होगा वो ओ ए के बराबर है, ओ ए के बराबर होने के कारण वो ई जेड के बराबर है, क्योंकि वेक्टर लिखा है तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। फिर हमारे पास जो बीसी वेक्टर है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, एडी वेक्टर के बराबर होगा, और एडी वेक्टर ओआर वेक्टर के बराबर है। ओआर की सिर्फ लेंथ हमको पता है कि ई वाई है, वेक्टर लिखने के लिए जे कैप भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब पुट करो 4 को यूजिंग 4 इन 3, 4 को 3 में यूज करो, तो हमारे पास जो ई वेक्टर आएगा वो आ जाएगा ई एक्स आई, पहले बीसी वाले को लिख रहा हूं, ई वाई जे और ई जेड के, ये बनेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाली बात आएगी अब, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, जिसको इतना समझ में आ गया वो फिर अगले वाला पार्ट तो अपना आप ही कर लेगा। देखो इतना आ गया। अब चलते हैं हम मैग्नीट्यूड निकालने की तरफ, ये तो वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया, अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए कोई खास लंबी चौड़ी कहानी करनी नहीं है। अब आप अपने रूम को देख लो और एक कॉर्नर को देख लो, ये कॉर्नर हो गया, उस कॉर्नर से ये एक्स में एक लाइन देख लो, उसके सामने वाले फेस के ये जो लाइन बनेगी ये तो परपेंडिकुलर बनेगी, यहां से ही परपेंडिकुलर ना दिख रही हो आपको, बट ये तो परपेंडिकुलर आएगा, देख लो। अब अपने रूम के अंदर ध्यान मारो, 3D के अंदर सोचो, तो सामने वाली इसके यहां से ओरिजिन से जो सामने वाली दीवार पर पॉइंट जा रहा है, उस पॉइंट से ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो इसी ट्रायंगल का यूज करते हुए हम अब निकाल देंगे मैग्नीट्यूड। जिसने वेक्टर ढंग से समझ लिया वो मैग्नीट्यूड अब अपना आप निकाल देगा। तो हमें दिख रहा है कि ओ बी हाइपोटेन्यूस बन रहा है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, ट्रायंगल ना लगाकर हम क्या लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। या आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। फिर ट्रायंगल ओ बी सी, ध्यान दो बेटा, जो आपके ओरिजिन से सामने वाले के कोऑर्डिनेट पे जो भी लाइन जाएगी वो जेड एक्सिस में जो सामने लाइन खड़ी होगी उसके साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। 3D में सोचो, कमरे का जो एक कॉर्नर है आपका, उससे एक सीधी लाइन जा रही है, सामने वाले कॉर्नर को टकरा रही है, तो उससे जो लाइन छत पे जा रही है उसके साथ तो परपेंडिकुलर बनेगा, तो यहां ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पाइथागोरस लगा दो, ट्रायंगल ला ना लगाकर पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। 2 का 1 में यूज कर लो कर दिया यूज। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, अब हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें आई की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें के की कोई जरूरत नहीं है, जो कि हम पीछे बिना आई कैप लगाई कर रहे थे। तो इजेड जे की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इस बार ओसी, ओसी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ई के बराबर। तो हमारे पास बेटा क्या रहा है, जब 4 को यूज करेंगे 3 में यूजिंग 4 इन
3। तो 4 को 3 में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई का स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ई आएगा वो आएगा अंडर द रूट ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर। ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग निकालते हैं इनकी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। आपने अगर वेक्टर वाला कर दिया तो बस वेक्टर में मैग्नीट्यूड लगा के स्केयर कर दो, सेम है। ठीक है, कोई आके लंबी चौड़ी और काम नहीं करना। चलो भाई इसको रब कर रहा हूं। अब निकालते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। ई का मान लेते हैं, एक्स के साथ एंगल है अल्फा। लेट ई वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। तो ई का अल्फा की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, ई का अल्फा की तरफ कंपोनेंट आएगा ई कोस अल्फा। और हमने क्या मान रखा उसको, ई एक्स। तो बेटा आपका ई एक्स किसके बराबर होना चाहिए, ई कोस अल्फा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लेट ई वेक्टर मेकिंग एंगल बीटा विद वाई एक्सिस, तो ई का वाई में कंपोनेंट क्या आएगा, ई कोस अल्फा। और हमने क्या मान रखा उसको, ई वाई। तो ई वाई कितना हो जाएगा, ई कोस बीटा। और सिमिलरली ई जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, ई कोस गामा। लिख लेना आप लोग, लेट गामा विदा लेट ई वेक्टर मेकिंग एंगल गामा विदा वाई जेड एक्सिस। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, मतलब कोस अल्फा का स्क्वायर कोस बीटा का स्क्वायर और कोस गामा का स्क्वायर 1, ये प्रूव करना आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम लोग उनका यूज कर लेंगे। हमारे पास ई एक्स है कोस अल्फा, ई वाई है कोस बीटा और ई जेड है कोस गामा। और ई है हमारे पास अंडर द रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीजों का यूज कर लेंगे हम लोग और फाइंड आउट कर देंगे जो प्रॉब्लम दी हुई है। देखो कैसे करेंगे, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए था, ई कोस। क्या आना चाहिए था, ई कोस अल्फा का स्क्वायर ई कोस बीटा का स्क्वायर और ई कोस गामा का स्क्वायर, यही आना चाहिए। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा ई स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा ई स्क्वायर
कोस स्क्वायर गामा। ई स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे कॉमन, बचेगा क्या, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। करीबन करीबन पहुंच गए। अब ई स्क्वायर, और ये देखो ये क्या है, जब रूट हटा गया स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ये ई स्क्वायर ही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर इक्वल में क्या पड़ा है, ई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही प्रूव करना था। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग बुक से ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को निकालने का तरीका। 11th में भी किया वो हम लोगों ने किसी वेक्टर के लिए निकालने का तरीका, बस उस वेक्टर की जगह ई वेक्टर आ गया, तब हम ए वेक्टर लेके चलते थे। अब आज मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कर देता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आना ही आना है, हुए तो +2 वालों के तो कैंसिल हो गए, मौज मार रहे हैं वो। चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्ड बेटा आया है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज से। डाई हम लोग कहां यूज करते हैं, जहां 2 हो। ट्राई कहां यूज करते हैं, जहां 3 हो। टेट्रा यूज करते हैं जहां 4 हो। पोल मतलब एज, किनारा, ठीक है। दो किनारों पर इलेक्ट्रिक चार्ज का पड़ा होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर चार्ज होने कैसे चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, मतलब इक्वल एंड अपोजिट। एक माइनस का क्या हुआ है, एक प्लस का क्या हुआ है। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, मैंने 2a इसलिए लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ए ले सकते थे हम लोग, क्योंकि हमें फिर सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ता है, तो ये डिस्टेंस हम ए लेकर चलेंगे और दूसरा डिस्टेंस भी हम लोग ए लेकर चलेंगे, वरना a/2 लेकर चलना पड़ता, फिर स्केयर होता तो a/4 हो जाता, फिर उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता, तो हमने 2a ले लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू, या पूरा लिख लो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance, separated by small distance। ठीक है, हमें जरूरत क्यों है इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ने की, कहां देखने को मिलते हैं हमें ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, और क्यों हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो बेटा H2O, और जब हम इनको खोल के लिखे तो O पे 2 नेगेटिव और H पे एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव। इसको आप लोग बोलते हो बॉन्ड लेंथ, बहुत छोटी होती है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल बॉन्ड लेंथ इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बन रहा। जब हम फिजिक्स में सीखेंगे कि कैसे बॉन्ड लेंथ की हेल्प से हम लोग यहां फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, तब हम केमिस्ट्री में उसको अप्लाई कर पाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं NH3 अमोनिया, NH H लोन पेयर के कारण इस पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव और ये 3 पॉजिटिव।
ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज सेपरेटेड बाय स्मॉल बॉन्ड लेंथ। CO2 में पढ़ते हैं, CO2, ठीक है, COO, वहां भी हम लोग को किसका कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये सारी चीजें जब हम लोग फिजिक्स में स्टडी कर लेंगे तो केमिस्ट्री में इनके बीच का एंगल निकालने के लिए, इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है जो हम फिजिक्स में निकालेंगे। जैसे यहाँ एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। जब हायर क्लासेस में जाओगे तब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप लोग निकालोगे ये एंगल, अभी तो याद करते हो, ठीक है। तो जब फिजिक्स में सीखोगे तब वहां जाके केमिस्ट्री में अप्लाई होगा, वरना नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले क्लासेस के लिए भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। एग्जांपल मैंने कुछ दे दिया आप लोग को, ये इसके एग्जांपल्स है। साफ कर रहा हूं, उसको स्क्रीनशॉट कर लो जिसने करना है। इसी में बेटा हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट वर्ड हमने +1 में पढ़ा था, मोमेंटम। मोमेंटम क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, कि कोई मास कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, मास इनटू वेलोसिटी क्या था, मोमेंटम। वहां हमारे पास दो ही चीजें थी, एक मास था जो कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उन दोनों के हम लोगों ने प्रोडक्ट करके उसकी स्ट्रेंथ निकाली थी कि कोई मास कितने स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है किसी दूसरे मास के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर m1 v1 से मूव कर रहा है, m2 v2 से मूव कर रहा है, तो दोनों की अलग अलग स्ट्रेंथ आएगी, वो हम लोग लीनियर मोमेंटम से निकालते थे, ठीक है। अब यहां हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, अवेलेबल क्या हमारे पास, चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इनटू में डिस्टेंस। इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या लिख देंगे लोग, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पूरा लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। मैथमेटिकली ये जरूरी है, मैथमेटिकली it is equal to the product of magnitude of either charge। किसी का भी ले लो, पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, और मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट सिर्फ नेचर में है, बाकी तो बराबर ही है। विद डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन होती है हमेशा -4 से +चार्ज की तरफ, ठीक है, -4 से हमेशा +चार्ज की तरफ। जैसे हमने एरिया को स्केलर होते हुए भी वेक्टर मान लिया था और उसकी डायरेक्शन मानी थी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, इसी तरह से हमारी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन मानी है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम -q टू +q। और ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये बात ठीक है कि माइनस से प्लस की तरफ ही क्यों आई, जब हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर। तो पी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इंटू 2a।
देखो ये तो स्केलर है, पर 2a एक स्ट्रेट लाइन है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, स्मॉल सेपरेशन है, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं, इसलिए हमें इसको वेक्टर लेके चलना पड़ा। और डायरेक्शन हमने माइनस से प्लस की तरफ अपनी कन्वीनियंस के लिए मान ली, पर आने वाले जब हम एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे तब ये बात ठीक साबित हो जाएगी कि डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ ही होती है। यूनिट की बात करें एसआई सिस्टम के अंदर तो कूलम मीटर, और सीजीएस में स्टैट कूलम सेंटीमीटर। ठीक है, ये थी कुछ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इसको बड़े ध्यान से कर लेना, जिसको कल ये आता होगा मतलब फ्राइडे वाली क्लास में, तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है और डाइपोल मूवमेंट क्या चीज है। ये बड़े अच्छे से पढ़ लेना। अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में फटाफट बोलो, फिर क्लास को एंड करते हैं, वरना कोई टॉपिक रहता है तो वो बता दो। और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली है तो बेटा स्कूल में बुक्स अवेलेबल है, बुक्स ले सकते हो, और बुक से देख के मुझे बता दिया करो क्या है, क्योंकि अभी तक तो वेबसाइट में पीछे वाला सिलेबस ही अवेलेबल है, उसमें कुछ टॉपिक कट गए थे, इस बार क्या था ना कटे, तो मुझे तो सारे कराने पड़ेंगे। तो जिसके पास बुक है उसके अंदर सिलेबस में लिखे होंगे टॉपिक, तो मुझे बता देना कि सर जी ये टॉपिक है, तो वो टॉपिक मैं करा दूंगा। चलो अभी किसी का नहीं है कोई प्रश्न, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को। थैंक यू वेरी मच।